आप सभी का स्वागत है फिर से। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, मतलब कि आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब कल जो मैंने आपको बताया था, इससे पिछले वीडियो में साइंस का मैंने बता दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज जो मैं करवाने वाला हूँ वो है प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, इन्हीं का प्रैक्टिस पेपर। देखिए, अब मेरा बात ध्यान सुनिए। आपको जो भी करना है इसी के प्रैक्टिस पेपर से कंप्लीट करना है। पहले सबसे पहले इनके सभी प्रैक्टिस पेपर कीजिए। ये जो बुक आपको दिख रहा है, इनके सभी प्रैक्टिस पेपर आप कीजिए। इनके लास्ट में आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। तो एक भी प्रैक्टिस पेपर आपको क्या नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। सभी प्रैक्टिस पेपर को कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन अच्छा तरीके से करना है। और अभी मैं कम से कम 2 प्रैक्टिस पेपर करवा दूंगा एग्जाम होने से पहले, कम से कम 2 करवा दूंगा। बाकी इसमें से जितने भी प्रैक्टिस पेपर बचेंगे तो आप लोग क्या करेंगे मैं बता दूंगा, कैसे करना नहीं करना। ठीक है, बता दूंगा। लेकिन आज जो मैं कराने वाला हूँ वो ये प्रैक्टिस पेपर है। और एक बार बता दो, आपने पिछली वीडियो नहीं वॉच किया तो आप ले जाके वॉच कर लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है। उस टॉपिक को आपको देखना है। और मैं कल ही बता के मतलब कल जो बताया था, कल ही उसी समय मैंने बोल दिया था कि कैसे तैयारी करना है। ठीक है, और कल का काम कल ही कर लेना था। लेकिन फिर भी अगर आज आप लोग न्यू हैं और नहीं देखे हैं पिछला वीडियो, तो अभी जाके देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया था, तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसको तैयारी करना है एक दिन के अंदर ही। ओके, और आज जो बना रहा हूँ वो प्रैक्टिस पेपर है। आप लोगों को हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ प्रश्न है आपके पास, तो आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते चलिए, फिर समझ में आएगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। इस तरह से चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का ये प्रैक्टिस पेपर है। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अभ्यास प्रश्न पत्र, यानी कि प्रैक्टिस पेपर है ये, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक परीक्षा 2022 से 23, 2000 से 22 से 23 में ये पूछा गया था। और इसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ऐसा बात है, ये 2022-23 का प्रैक्टिस पेपर है, तो अब हम लोग जो कर रहे हैं इसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को भी समझ जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग बना सकते हैं। और एक प्रैक्टिस पेपर कराऊंगा तो वो आपका 24-23-24 का रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं खंड ओ को। देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक विकल्प उपयोग होगा। ऑप्शन वाला है, 1 नंबर का, है ना। तो जो ऑप्शन सही है वो बताना है। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है आपका, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में बदलने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा। जब इसको केल्विन में हम लोग चेंज करेंगे तो इसका सही तापमान क्या होगा। देखिए यहाँ पे केल्विन में चेंज करें 273 से क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। पहला 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में हमको चेंज करना है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 25 प्लस 273 कीजिए कितना होता है, 25 डिग्री था तो इसमें प्लस करेंगे 273, सभी डिग्री में 273 क्या करेंगे प्लस। तो यहाँ 3 है या 5 है, कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ 7 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये 2 का 2, 298 हो गया। अब इसका देखते हैं 38 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में चेंज करते हैं, तो 8 और 3 11, एक हाथ रहा 1, 7 3 10, 10 है 11, एक हाथ रहा 1, है ना। यहाँ 2 है, 2 1 3, 311। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 66 डिग्री को बदलिए, कितना है यहाँ पे 3 है और 6 है, 6 3 9, 7 और 6, 7 6 13, 13 3 हासिल 1 और 2 1 3, 339। ठीक है, यहाँ क्या आया आप देख सकते हैं, 298 आया, 298, 311 और 339। यहाँ लिख देते हैं 298 केल्विन, फिर 311 केल्विन और 339 केल्विन, ये आया है आपका। तो ऑप्शन में चेक कीजिए आपको ये मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, 298 केल्विन, 311 केल्विन, 339, 298 311 300, हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही नज़र आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इस तरह से आपको निकालना है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, ठीक है, तो घुमा फिरा के कुछ भी किसी तरह से मिले आपको बना लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। सही ना, इसीलिए तो प्रैक्टिस करना होता है, इसीलिए प्रैक्टिस करने के लिए हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसके जितने भी प्रैक्टिस पेपर है सभी प्रैक्टिस पेपर अगर सही से कर लेते हैं और जितने भी टॉपिक मैंने बताया है इसका पहला वीडियो में, आप सभी टॉपिक्स को अगर कर लेते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कर सकता है। ठीक है, आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीष्म काल में किस घटना के कारण मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता
है ना। जब गर्मी के मौसम में देखते हैं कि लोग ना अपने घरों में, दुकान में, है ना, जहाँ तहाँ, मतलब जहाँ जहाँ रखना पड़े उसको, जहाँ जहाँ जरूरत होता है पानी पीने का, तो ठंडा पानी के लिए ना कोई कोई क्या करता है, घड़े को रख लेता है अपने पास, है ना। मिट्टी का जो घड़ा होता है उसको रख लेता है। तो मिट्टी के बर्तन में जब उसको रखते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है कि नहीं। तो ये किस कारण से होता है? देखिए, जब किसी भी गर्मी के टाइम में किसी भी जगह में हम लोग किसी मिट्टी के बर्तन में पानी को रखते हैं, तो वो वाष्पीकरण के जरिए, ठीक है, जब पानी वाष्प बनता है तो उस वाष्पीकरण के जरिए से उसके मिट्टी के बर्तन में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर निकलने लगते हैं। छिद्र से जो वायु कंडक्ट करते हैं और गर्म वायु को बाहर निकालते हैं, और जो ठंड वायु चाहिए वो अंदर की ओर लेकर जाता है, जिसकी वजह से वो ठंड रखता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ये किस मीडियम से होता है, वो वाष्पीकरण से होता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? देखिए, यौगिक ग्लूकोज विलयन ये एक यौगिक है, कॉपर सल्फेट भी यौगिक है, नमक भी यौगिक है। जो यौगिक नहीं है, देखिए यहाँ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन गैस, ये कोई यौगिक नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है। एक तत्व के आयन पर कितने धनावेश है? 3। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, तो उसकी न्यूट्रॉन, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया है, उल्टा पुल्टा पूछ लिया गया, तो इसका सही क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश होते हैं, ये तो सही है। यदि परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, तो आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ये आपका प्रश्न है, इस तरह से आप लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, दिया क्या है, द्रव्यमान संख्या हमको दिया कितना, 27 दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितना है, 14 है। चलिए, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या हमको पता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी हम लोग को क्या है, पता है। प्रोटॉन की संख्या हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तो ये 27 में से 14 को घटाना पड़ेगा, ये बराबर दूसरी साइड चलेगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। प्लस 14 है, दूसरी साइड का माइनस 14 हो गया, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, 27 प्लस माइनस 14, ठीक है यहाँ पे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या पता हो जाएगा कितना, 13। इसमें से इसको घटाएंगे कितना, 7 में चढ़ गया 3, 2 में 13। अब देखिए क्या है कि 3 धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, जब धन आवेश 3 होगा तो भाई वो 3 धनावेश क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो धन दिया गया था उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 13 में 3 को माइनस कर देंगे, कितना होगा, 10। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन में देख लिए 10 कहाँ नजर आता है, ऑप्शन में 10 नजर आता है, ये बी नंबर, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दिया 1 के बराबर या उससे कम, या 1 के बराबर, हमेशा 1 से कम, और हमेशा 1 से अधिक। अगर अब आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा। तो बुक में भी आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा क्या, 1 के बराबर या उससे कम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वेग समय ग्राफ में आच्छादित क्षेत्र दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ में जो आच्छादित क्षेत्र दर्शाता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका होगा, देखिए ये किसी वस्तु का केवल वेग नहीं, ये ऐसा नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। बी नंबर में किसी वस्तु द्वारा तय की, हाँ, वेग समय ग्राफ में जो है कि क्या दिखाता है, किसी वस्तु द्वारा तय की दूरी दिखाता है, ये आपका राइट आंसर है। और इसमें से किसी वस्तु की ऊंचाई या इनमें से कोई ऐसा, इस तरह से ये सही नहीं है, आपका बी नंबर सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक का वर्णन नहीं करता है, ठीक है। कौन सा गुण किसका वर्णन नहीं करता है, यौगिक का। तो वह 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, या किसी भी द्रव्यमान में अनुपात मिलाया जाता है, या किसी भी द्रव्यमान अनुपात में मिलाया जाता है। इसे भौतिक साधनों द्वारा घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न आप सही से पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। यहाँ क्या, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक का वर्णन नहीं करता है। यौगिक का वर्णन नहीं वाली बात है, ये जो है वह 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है, ये एक यौगिक का वर्णन करता है, ठीक है। यहाँ पे सी नंबर भैया, भौतिक साधनों द्वारा घटकों में विभाजित नहीं किया जाता है। तो ये इसका देखिए, ये गुण, यौगिक गुण का ये एग्जाम्पल है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक ही ऑप्शन है, या किसी भी द्रव्यमान अनुपात में मिलाया जाता है। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 10 सेकेंड के लिए 100 न्यूटन का बल कार्य करता है, ठीक है।
2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कितने 10 सेकंड के लिए 100 न्यूटन बल कार्य करता है। तो वस्तु के वेग में परिवर्तन है, तो उस वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्रव्यमान हमको दिया हुआ है, द्रव्यमान यानी कि मास यहाँ पे दिया हुआ है कितना 2 kg। समय आपका दिया हुआ टी कितना है 10 सेकेंड, देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ टी। द्रव्यमान आपका कितना था 10, द्रव्यमान था आपका 2 kg और टाइम जो था आपका 10 सेकेंड है ना। और फोर्स कितना था 10, 100 न्यूटन, ठीक है। ये आपको देखना है यहाँ पे फोर्स कितना है 100 न्यूटन है। तो आपको वेग पता करना है, वेग पता नहीं है यानी कि v आपको पता नहीं है। तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए F बराबर होता है ma, ये फॉर्मूला होता है। जब ये पता नहीं होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं v माइनस u करते हैं, ये निकालने के लिए क्या करते हैं v माइनस u करते हैं, ठीक है। तो v माइनस u बट्टा टी होता है, तो ऐसा हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू बट्टे टी। तो एक फार्मूला ये भी है, एक फार्मूला ये भी है। तो आपको अगर ये फार्मूला पता नहीं, इसका अगर सब पता नहीं रहेगा, इसका अगर पता नहीं रहेगा तो आप ये लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। जब ये पता नहीं रहेगा तो आप ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए u आपको पता है कि ना, v होता है अंतिम वेग, u होता है प्रारंभिक वेग, ये आपको याद है, ठीक है। ये आपको पता होगा, स्कूल में बताए होंगे, है ना। तो F हम लोग को पता है 100 न्यूटन है, तो 100 डाल दें यहाँ पे। और बराबर m आपको पता है 2 है, 2 kg, तो 2 डाल दिए। v पता नहीं है, v माइनस यू पता है 0 है बट्टा 10, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है देख लीजिए, 2 इंटू वी, 2v हो गया, 2 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। बराबर 100 इंटू 10 है, 10 लिख दिए। 2v बराबर हो गया कितना 1000, कैसे हो गया, यह 100 था 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 हो गया। अब यहाँ देखिए v बराबर 1000 बट्टे ये 2 नीचे आ जाएगा, ये कट के आ गया 500 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है, ठीक है। 500 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तरल अवस्था में उपस्थित धातु और अधातु के उदाहरण। जब तरल अवस्था में उपस्थित होते हैं तो वो धातु और अधातु का जो आपका उदाहरण होगा वो होगा पारा और ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का कौन सा सूत्र होता है बच्चों, तो वो होता है Na2CO3, ठीक है। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सोडियम क्लोराइड में संघटक तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात। देखिए इसको सॉल्व करना होगा, 11 नंबर। देखिए जब देखिए आप देख सकते हैं सोडियम का जो द्रव्यमान है आपका कितना होता है 23 होता है ना। एटॉमिक द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जिसको कहते हैं, वो होता है 23। और ये सब देखिए परमाणु द्रव्यमान सभी को याद रख लेना है, आपके बुक में मिल जाएगा, कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन का द्रव्यमान। तो क्लोरीन का जो द्रव्यमान होता है तो वो होता है 35.5। तो अब अनुपात में इसको लेना होता है। देखिए अनुपात क्या करते हैं, बट्टे को ही अनुपात बना देते हैं। तो इस 23 को ऊपर रख दिए, और ये देखिए एटलीस्ट मान यहाँ 35.5 है, तो हम लोग एटलीस्ट इससे पिछले वाला हम ले लेंगे, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, ठीक है। देखो ये भी आपका विषम है, ये भी विषम है, ठीक है, अलग से ले लिए। तो 23 का 23 डाल दिए, ये 35.5 था तो 0.5 को हटा दिए, छोड़ दिए, तो 35 ले लिए हैं। इस तरह 23 क्या रेशियो 35, ये आपका आंसर होगा इसका। देख लीजिए कहाँ आपको दिखाई दे रहा है 23 रेशियो 35, तो 23 रेशियो 35 36 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 35 है, तो ये वाला मान हम लोग का सही होगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर तक हो गया, 12 नंबर देखते हैं। एम कक्ष कितने इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, जो एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। तो एम कक्ष जो होते हैं, जब कक्ष बनाते हैं, देखिए KL M है ना, एन, तो जो उसी तरह से एम कक्ष की जो उपस्थिति होती है वो होती है 18, ठीक है। आप लोगों को और देखना है तो आप लोगों को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, वेट। देखिए
ये आपको सर्कल दिख रहा है ना, इसमें से कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसमें से आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर लिखना चाहता आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे ऊपर जो होता है इसमें से हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं आप। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8। तो ये होता है आपका, पहला होता है आपका के, पहला ऑर्बिटल का नाम होता है आपका के, दूसरा होता है आपका एल, फिर इसके बाद जो होता है उस आपका होता है एम, ठीक है, और फिर इसके बाद जो होता है वो होता है आपका एन, ठीक है। तो के में जो होता है आपका 2 होता है, एल जो होता है वो 8 होता है, एम होता है 18, ठीक है। तो इसी तरह से हमको एम का चाहिए था, किसका चाहिए था, एम का। इसका अच्छा तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरा वीडियो में, आप टेंशन नहीं लीजिए। एम का जो है कि इस तरह से 18 हो गया, है ना। यही कह रहा था कि कैच में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है, ये आपका राइट आंसर है। 30 नंबर देखते हैं, उस परिघटना का नाम बताइए जिससे जब किसी पादप कोशिका द्रव अति प्रसन दाबी विलयन में रखने पर सिकुड़ जाता है। अच्छा, देखिए उस परिघटना का नाम बताने के लिए कह रहा है जिसमें कि किसी पादप कोशिका द्रव अति प्रासन दाबी विलयन में रखने पर सिकुड़ जाता है। जो सिकुड़ता है, जो वो जो होता है, जैसे कि फेगोसाइटोसिस, इसमें से सिकुड़ता नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बुक में, या नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा जाके, ठीक है। जो कल मैंने बताया था इसका ना, जब प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा था बताया था मैंने, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये कोशिका द्रव कुंचन में ना यही एक ऐसा है जो कि इस पे रखने पर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। बी नंबर आपका राइट आंसर है, इसका देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पचे हुए खाद्य पदार्थों के अवशोषण के लिए अंत में किस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं जिम्मेदार होती है, तो ये होता है पक्षमाभी एपिथेलियम। कौन सा, पक्षमाभी एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश में कोशिका भित्ति पर क्यूटीन का लेप होता है, तो ये मरुस्थलीय पादप, इसी में है ना, क्या होता है, कोशिका भित्ति पर, इस कोशिका भित्ति पर ना क्या होता है, मरुस्थलीय पादप का लेप होता है, ठीक है। तो मरुस्थलीय पादप में ही कोशिका भित्ति पर क्यूटीन का लेप होता दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपको प्रश्न ये नोट्स में मिल जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट जब हम लोग आप टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा। 16 नंबर में देखिए क्या है, आमतौर पर पैरामीशियम डैश की मदद से चलता है, तो सीलिया जो है कि इसके डैश की मदद से चलता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 17 से 20 तक अभिकथन है और कारण है, तो इस पर आधारित प्रश्न है। इनमें से 2 कथन है, अभिकथन और आर रीजन यानी कारण है। तो नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्पों का चयन करके इन प्रश्नों को उत्तर देना है। तो ए नंबर में ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है ए नंबर में। बी नंबर में ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी नंबर में क्या कह रहा है, ए और है ना, ए और है लेकिन आर असत्य है, मतलब यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ, तो ए सत्य है और आर असत्य है, रीजन मतलब कि जो अभिकथन है वो सही है और रीजन असत्य है, ये कहना चाह रहा है। इसमें से ये यानी कि अभिकथन असत्य है और रीजन सत्य है, ये कहना है। तो आपको अभिकथन पढ़ना है, जिस तरह से आपको दिखाई देगा वो आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे अभिकथन ए क्या है, देखिए एक गेंद जैसे ही नीचे की ओर गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती रहती है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। ये कह रहा है, ये आपका सही है कि एक गेंद जैसे ही नीचे गिरती है ना तो स्थितिज ऊर्जा जो कि वो घटने लगता है और गतिज ऊर्जा बढ़ने लगता है। तो इसका जो ये सही है। अब देखिए कारण पढ़ते हैं, ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो देखिए ये जो कह रहा है वो भी सही कह रहा है, इसकी तुलना में ये जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है, ठीक है। तो मैंने पहले से देख लिया था कि ये आंसर कौन सा होगा, देख लीजिए। तो ये
जो अभिकथन है, कारण, दोनों एक दूसरे का सही जवाब है। ये इनका सही जवाब बता रहा है, सही व्याख्या कर रहा है ना। कह रहा है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है। एक गेंद जैसे ही नीचे की ओर गिरती है तो इससे ऊर्जा घटती रहती है ना। तो ऊर्जा को ना ही बढ़ाया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको ए नंबर देना है। अगर ऑप्शन देगा तो ए नंबर देना है, ऑप्शन नहीं देगा तो यहाँ पर पढ़ लिए है किस तरह से बताया जा रहा है, तो इसका ए, तो आप यहाँ ए लिख लीजिएगा। ए लिख दिया हूँ, देखो साइड में भी आप ए लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए, हाथी अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे से संवाद करते हैं। हाँ सही बात है, वो अल्ट्रासोनिक ध्वनियों के, ध्वनि आप चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें समझ में आ गया होगा। अब क्या कारण क्या है, 20 के एच के से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। देखिए ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ये कुछ अलग बात कह रहा है और ये कुछ अलग बात कर रहा है। यानी कि अभिकथन सही है और कारण इनका सही व्याख्या नहीं किया है, इसीलिए ऑप्शन इसमें क्या हम लोग बी लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर आपका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है ना, अभिकथन है मिश्रित। अभिकथन को छोड़ना नहीं है, मैंने कल के वीडियो में, पिछले वाला वीडियो में मैंने बता दिया था। देखिए अभिकथन ए, मिश्रित फसल का मूल उद्देश्य मौसम की असमान परिस्थितियों के कारण कुल फसल की विफलता के जोखिम और बीमा को कम करना है। एक बार फिर से पढ़ूं, मिश्रित फसल का मूल उद्देश्य मौसम की असामान्य परिस्थितियों के कारण कुल फसल की विफलता के जोखिम और बीमा को कम करना है, ठीक है। और देखिए ये जो कह रहा है आपका सही कह रहा है, मिश्रित फसल का मूल जो उद्देश्य है मौसम की असमान परिस्थितियों के कारण कुल फसल की विफलता के जोखिम और बीमा को कम करना है, ये तो आपका अभिकथन सही है ना। और रीजन की बात करें तो गेहूं और चना अंतर फल, अरे क्या कह रहा है, गेहूं और चना अंतर फसल के उदाहरण है। तो ये जो कारण है, कारण बिल्कुल गलती है, क्योंकि गेहूं और चना अंतर फसल है ही नहीं, ठीक है। तो इसके उदाहरण है ही नहीं, तो ये आपका सी नंबर में पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए अभिकथन सही है लेकिन कारण बिल्कुल गलत है। अभिकथन सही और कारण गलत रहेगा तो आपका सी होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पर सी लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। अभिकथन 20 में देखते हैं, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं। क्रोमोसोम में देखिए अलग अलग, किसी में ए है, किसी में बी है, किसी में सी है, किसी में डी है, अलग अलग टाइप से है, तो इसीलिए आपको हर टाइप से समझ लेना है। देखो क्या है, क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं और डीएनए अणु क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं जो कि अगली संतति में जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो दो बात कह रहा है, दो बात क्या कह रहा है, दो बात क्या कह रहा है, फिर से देखिए। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, तो क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण नहीं होते हैं, ठीक है। डीएनए में हो ऐसा गुण तो डीएनए में देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं डीएनए अणु क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं जो अगली संतति में जाते हैं, तो ये आपका रीजन सही कह रहा है कि हाँ डीएनए जिसमें मौजूद होता है वो अगली संतति में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में आप लोग सही से पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा प्रजनन में। तो कहने का मतलब कि ये अभिकथन ए के अनुसार जो कह रहा है क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं, तो ये आपका राइट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब राइट क्या है, रीजन आपका राइट है। तो इस तरह से डी नंबर में ये आपको देखने को मिलेगा ऐसा बात, क्योंकि अभिकथन गलत है और डीएनए ये कारण आपका सही है इसमें से, ठीक है। इस तरह से 20 नंबर तक आप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं खंड ब। खंड ब में जो दिखाया जा रहा है क्या है, प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघु है। प्रश्न है इस प्रत्येक के 2 अंक हैं, इनमें से 2 अंक प्रत्येक के मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, किस नंबर में विलयन और निलंबन को उनकी दृश्यता और स्थिरता के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। विलयन और निलंबन की और उनकी दृश्यता के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है, तो आपके बुक में ही इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ है। आपको आना है अपने बुक में, बुक के पिछले पेज में है ना, चैप्टर नंबर आपको निकालना है। देख लीजिए कौन सा मैं बताता हूँ चैप्टर नंबर इसमें से, या चैप्टर बताता हूँ कौन सा, देख लीजिए यहाँ पे चैप्टर 2 है ना। इस चैप्टर में आपको आना है। देखिए क्या है चैप्टर का नाम, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि निलंबन है ना,
विलियन और निलंबन। तो विलियन का जो कि 4-5 यानी 4-5 नहीं पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे जितना भी है पूरा। निलंबन का लिख लेना है, विलंबन का विलियन का लिख लेना और निलंबन का पूरा यहाँ लिख लेना जितना भी है। और कल मैंने जो आप लोगों को बताया था ना सपोर्ट मटेरियल से, तो ऐसे ही बताया था, आप लोगों को बोला था कि ये आपको देखना है। देखिए अभी आपका काम आ गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग में से जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख लेना है, चलिए। और याद कर लेना है, लिखना ही नहीं, समझ समझ के याद कैसे करना है, समझना है कि नहीं, ये रटना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उबलते पानी की तुलना में भाप से अधिक गंभीर जलन क्यों होती है? जब पानी उबलता है तो वो भाप से अधिक गंभीर जलन क्यों देता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, लीजिए ये आपका आंसर है, ये आप लिख लीजिएगा। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से शरीर की अपेक्षा अधिक भाप नहीं, इसको फिर से पढ़ता हूँ, एक मिनट। उबलते पानी की अपेक्षा भाप से शरीर को अधिक ऊष्मा मिलती है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उबलते पानी की अपेक्षा भाप से शरीर को अधिक ऊष्मा मिलती है, इसीलिए उबलते पानी की अपेक्षा भाप अधिक जलन पैदा करती है। सही बात है ना। तो ये आपका आंसर होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये आपके बुक में है, आप लोग को मैं देता हूँ निकाल के, वहां से आपको लिखना है मिश्रण और यौगिक। यहाँ पे आपको देख लीजिए, है ना, मिश्रण और यौगिक में अंतर। ये जितने भी हैं आप लिख लीजिए और इसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे यदि B का औसत परमाणु द्रव्यमान 10.8 म्यू है और तो B10 और B11 के सापेक्ष बहुतायत की गणना कीजिए। चलिए इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर कितना देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपका है कितना देख लीजिए, फिर से देखा तो प्रश्न नंबर 24 है, ये आपका 24 है। देखिए यहाँ B10 को मान लीजिए x और B11 को मान लीजिए 1 - x। तो औसत परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है समस्थानिक का द्रव्यमान गुना सापेक्ष बहुतायत, ठीक है। इससे आगे आप लोगों को जो कि ये पता था, क्या पता था आप लोगों को? औसत परमाणु द्रव्यमान पता था, ठीक है। तो यहाँ पे वो रख दिए, रखने के बाद आपको दोनों का पता था कि B10 में आपको B10 को x मारे थे, B10 × x कर दिए है ना, और इसको माने थे 1 - x। तो 1 यहाँ पर 1 अगर रखेंगे 11 × 1 करेंगे 11 होगा, और माइनस x है तो 11x हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। तो 10.8 म्यू बराबर, ये म्यू लिखा है, यू नहीं है, बराबर 10x + 11 - 11x, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से कैसे हुआ, 10 × x 10x हो गया, और ये 11 को और -11x को बाहर निकाल दिया। 10.8 म्यू बराबर 11, कैसे 11 का 11 लिख दिए, 10x में 11x जाएगा तो -x बचेगा, ठीक है, उल्टा घट रहा है। अब ये -x दूसरे साइड जाएगा तो +x हो गया, और यहाँ पे 11 का 11 रख दिए, ये 10.8 म्यू दूसरे साइड आएगा तो माइनस हो गया, ठीक है। x बराबर यहाँ अगर मान निकालें तो 11 में से 10.2 को घटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान हम लोग जो माने थे उसमें रख लेना है। तो x में क्या माने थे, B10 वो x था, है ना, तो वो 0.2 हो गया, और यहाँ पे B11 जो था वो 1 - x था, ठीक है। तो 1 कितना है, ये सॉरी 1 का तो 1 ले लिए, x का कितना 0.2 है, तो 1 में 0.2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा, है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पे दिया हुआ A नंबर Mg12 यानी कि मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का होता है 12, इसका क्या करना है, लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए 25 नंबर है ये आपका, देख लीजिए यहाँ पे। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि निकाला कैसे जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ आंसर दे देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि ना वीडियो लंबा ना हो जाए और आपके पास समय भी नहीं है, ठीक है, दूसरे वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। पी है आपका क्या है, पी होता है फॉस्फोरस, तो पी का जो ये होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। और इसको लिखते चलिए यहाँ पे, तो 1s2 2s2 इस तरह लिखते जाते हैं हम। जैसे यहाँ लिखे ना कितना था इसका, 12 था, तो ये 3s2 तो कब सेम लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 लिख लिए। उसके बाद ना आगे जो लिखना है तो 3 ही बचा है, तो 3p पे डाल देंगे 3p3, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 1 2, ये फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट है ना, यहाँ से यहाँ तक सेकंड ऑर्बिट होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, और यहाँ से यहाँ स्टार्ट होता है अपना थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो चलिए इस तरह से ये हो गया बी नंबर। सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या है आपका, क्लोरीन है ना। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक निकालेंगे तो क्या कितना है, 17 है यहाँ पे। तो 1s2 2s2 2p6 है ना, कितना होगा, 2 2 4 6 4 10, 3s2 10, 3s2 है यहाँ पे 10 2 12, और 3p5 है ना। तो इस तरह से हो गया 17। तो इसी तरह से लिखा जाता है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे लिखना है। फिर आप यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम का जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या अब बनाना है आपको। तो इसका एटॉमिक नंबर में यहाँ 20 दे दिया गया है, और इसको हम लोग बनाने स्टार्ट करते हैं। 1s2 2s2 लिखना है, फिर 2p6 3s2 3p6 4s2, ये आपका हो जाएगा कैल्शियम का, ठीक है। चलिए इस तरह से डी नंबर तक ही था, डी नंबर तक ही था, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और क्यों। तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोगों को ऐसे लिखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसका मुख्य काम यह होता है कि यह कोशिका के हर हिस्से में ऊर्जा को पहुंचाता है, या हर हिस्से में ऊर्जा को पहुंचाना होता है, ठीक है। इसका यह मुख्य काम होता है। तो इस तरह से 26 हो गया आपका, और इस तरह से 26 के साथ हमारा सेक्शन बी पूरा होता है कंप्लीट। ओके, अब आते हैं खंड 100 में। तो इसमें से देख लीजिए, प्रश्न संख्या 27 से लेकर 33 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से ये प्रत्येक अंक कितने अंक के हैं, प्रत्येक नंबर जो है कि 3 अंक के हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के हैं। 27 नंबर में देखिए क्या है, 26 नंबर तो कर ही लिए। चलिए उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र लिखना है और तथा उसका आणविक द्रव्यमान भी बताना है, 27 नंबर। ये आपका इस सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो सबसे पहले सोडियम का सल्फेट का जो कि रासायनिक सूत्र कहा गया था, तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2SO4, ठीक है। अब आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आणविक द्रव्यमान यहाँ निकालने के लिए देखिए, आपको ये सब निकालने के लिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई दूसरा वीडियो में बनाऊंगा आप लोगों के लिए अलग से, तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए परमाणु द्रव्यमान को लिखना पड़ता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान, आप लोगों को बताता हूँ बुक में कहाँ है, और इसको याद करना है, ठीक है, बहुत जरूरी है परमाणु द्रव्यमान को याद करना। देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा याद करना है। देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है ना, बेरिलियम। तो इस तरह से जहाँ भी जितना भी है सभी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे परमाणु संख्या भी है, चिन्ह भी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी है, प्रोटॉनों की संख्या भी है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी है, परमाणु द्रव्यमान भी यहाँ पे है। तो ये यहाँ से परमाणु द्रव्यमान आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये अगर याद रहेगा तो आपका सवाल बनाने में बहुत आसानी होगा, आपका सवाल आराम से बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों को किसका किसका चाहिए, यहाँ देख लीजिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। देखिए सोडियम का चाहिए, सोडियम का कितना होता है देख लीजिए। सोडियम कहाँ है, यहाँ सोडियम है। सोडियम का जो कि परमाणु द्रव्यमान कितना 23 है। देखिए मैंने यहाँ क्या 23 लिखा है कि नहीं लिखा है कि नहीं, 23 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, NO2 है, Na2 है। तो 23 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 23 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एस का है ना। अब सल्फर, एस होता है सल्फर, सल्फर का कितना है, सल्फर का जो द्रव्यमान है 32, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, कहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान में सल्फर का देखिए, यहाँ पे सल्फर का यहाँ है ना, सल्फर का कितना है देख लीजिए 32 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने 32 लिख दिया है, ठीक है। सल्फर का है, सिर्फ सल्फर है, सल्फर का 32 था तो 32 लिख दिया। O4, ओ देखो ओ का कितना होता है, ये ऑक्सीजन है,
देखिए कहाँ है ऑक्सीजन, ओ का देखिए परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, 16 गुना 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा, यानी कि O4 था, 16 गुना 4 किए 64 हो गया। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। तीनों को जोड़ने से होगा 142। ठीक है, ये 142 ग्राम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, 28 नंबर है, विलयन की सांद्रता का कोशिका पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या कीजिए। सेकंड है, रंध्रों के 2 कार्यों की सूची बनाइए। चलिए आप दोनों का, ये दोनों के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। देखिए 28 का 1 नंबर का आंसर ये लिख दीजिएगा आप, जब परिवेशी माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होती है तो एक कोशिका फूल जाती है ना। तो 2 कोशिका होती है वहाँ से, और वहाँ से उनमें से एक कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो इसको पूरा पढ़ना है और समझ लेना है। सेकंड में जो भी बताया गया था, सेकंड में क्या बताया गया था देख लीजिए, रंध्रों के 2 कार्य। तो यह रंध्र के यहाँ 2 कार्य मैंने लिख दिया, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान में सहायक होती है, और दूसरा क्या है कि वाष्पोत्सर्जन के दौरान भी जलवाष्प के रंध्र से होकर ही बाहर निकलता है। ठीक है, ये 2 आपको लिख देना है। और 29 नंबर में आते हैं, 3 प्रकार की मांसपेशियां में उनकी संरचना और कार्यों के आधार पर अंतर कीजिए। इन 3 प्रकार की पेशियों के नामांकित चित्र भी बनाइए। सबसे पहले इनके अंतर को भी बताना है और इनके चित्र भी बनाना है। तो 82 नंबर पेज में आपको मिल जाएगा इसका आंसर, वहाँ से आप लिख लीजिएगा। 82 नंबर, पेज नंबर 82। देखिए देखिए सॉरी 83 नंबर में है, यहाँ पे 82 नंबर में क्या रहता था, पेशीय उत्तक, इसी का चाहिए था हम लोगों को। तो पेशीय उत्तक यहाँ पे रेखित 3 प्रकार के हैं, रेखित पेशी, आरेखित पेशी और हृदय पेशी, तीनों का आपको चाहिए। तीनों का अंतर भी लिखना है, यहाँ पे अंतर आप देख लीजिए, यहाँ पे अंतर दिया हुआ है तीनों का, है ना, तीनों का अंतर दिया हुआ और तीनों का चित्र भी दिया हुआ है। तो इस चित्र को निकालने के लिए आप गूगल का यूज कर लीजिएगा, गूगल में चित्र आएगा, वहाँ से बना के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए चित्र बनाने के लिए आ गया, चित्र बनाने के लिए आता है तो सभी जितने भी इम्पोर्टेंट है चित्र वो सब याद कर लीजिएगा कि क्या चित्र बनाना पड़ता है ना बायोलॉजी में। तो ये सब याद कर लीजिए, और जो भी प्रश्न में पूछा जाएगा तो आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है, उसमें से नंबर 2-3 नंबर मिल जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसको आप लिख लीजिए और ये सब चित्र का प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग खुद से, ठीक है, घर में। उसके बाद फिर आपका क्या है 30 नंबर, क्या है कि एक चलती कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, माइनस में जा रहा है कि गति मंदन गति उत्पन्न करते हैं। यदि ब्रेक लगाने के बाद कार रुकने में 2 सेकेंड लगते हैं तो इस दौरान कार की द्वारा तय की गई दूरी चाहिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका कितना है 30 नंबर। 30 नंबर में हमको पता है क्या, त्वरण, त्वरण पता है, त्वरण में यह देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिशा में मंदन गति उत्पन्न करती है। तो ये जो है ना ये जो है हमारा त्वरण है, और मंदन गति क्या करती है, उत्पन्न करती है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में माइनस लगाएंगे तो ये हमारा त्वरण है, देख लीजिए। तो ए का मान, त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए का मान कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन ये मैं नेगेटिव में क्योंकि विपरीत दिशा में जाती है। उसके बाद यदि ब्रेक लगाने में के बाद कार को 2 सेकंड लगता है, ब्रेक लगाने में भी कार को कितने सेकंड लगता है 2 सेकंड। तो ये ऋणात्मक त्वरण हुआ, तो टी बराबर कितना है 2 है सेकंड, है ना, 2 सेकंड लगता है, टी बराबर 2 सेकंड लिख दीजिए। और v बराबर भी पता, देखिए v क्यों है पता हम लोग को, क्योंकि ये रुक जाता है, तो रुकने अंतिम v रुकता है तो वो अंतिम वेग होता है, और उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो वो आपका 0 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे देखिए हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की दूरी निकालना है, तो उसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, तय की दूरी को, ठीक है, एस बराबर 8। तो एक एस का फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे u हमको पता नहीं है, अंतिम वेग तो पता है, लेकिन ये प्रारंभिक वेग हमको पता नहीं। u को हम लोग क्या कहते हैं, प्रारंभिक वेग कहते हैं, ठीक है।
चलिए u पता नहीं है, एक फॉर्मूला होता है वहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी, यू निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग u निकाल लेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे, u निकाल लेंगे। इसमें से हमको v पता है ना, v जो कि अंतिम वेग है, जो जहाँ रुका था, v पता है 0 है, u पता नहीं, u ही पता करना है। ए टी एक मान पता है कितना, -6 इंटू ये 2 था, t कितना है 2, या 2 डाल दिए, ठीक है। तो ये 0 का 0, u का u लिखे, 6 दूनी 12 -12 हो जाएगा। तो ये जो है ना, u का u रख दिए, ये -12 को दूसरे साइड भेजेंगे तो +12 हो जाएगा, -12 को दूसरे साइड भेजेंगे +12 हो जाएगा। तो u का मान कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमको यहाँ ये आंसर नहीं है, ये तक नहीं रखना है, हमको निकालने के लिए क्या कहा गया है, ये एस निकालने के लिए कहा गया। तो एस बराबर यू टी प्लस अब है हाफ ए टी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको सब चीज़ पता है, यू पता है 12 लिखे, टी का नाम टी 2 है, 2 लिख दिए, हाफ का हाफ, ए टी 1 6 -6, टी का स्क्वायर है -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 12 दूनी 24, 1/2 -6 का -6 गुना 2 दूनी 4 लिख दिए। अब यहाँ के काटेंगे, 2 है या 4 है, कट गया 2 बार में। अब जो बचा उसको लिख लीजिए, 24 का 24, यहाँ से 6 है, यहाँ पर 2 है, 6 दूनी 12 -12 है, 24 में 12 घट जाएगा, तो 24 में 12 घटेगा तो 12 मीटर। तो यह हो जाएगा, अतः तय की गई दूरी कितना होगा, 12 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए इस तरह से ये सवाल हो जाता है क्लियर। अब देखिए यहाँ मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गोली चलाने पर बंदूकधारी को झटका क्यों लगता है। आपको पता है ना, गोली जब चलाया जाता है, ये सब खुद से करना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको मैं ही बताऊं, आपको ये खुद से कर लेना है। दिमाग लगा के आंसर लिखोगे चल सकेगा, दिमाग काम करेगा, ठीक है। दिमाग लगाना तो सोचना, ठीक है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक बार पढ़िए सही से, गोली चलाने पर बंदूकधारी को झटका। जब गोली चलाते हैं, देखिए गोली जब चलाते हैं बहुत ही स्पीड में गोली निकलती है, जब स्पीड में गोली निकलेगी तो झटका तो लगेगा ही ना, पीछे की ओर धकेलते हुए निकलेगा ना, ठीक है। तो बहुत जोर से स्पीड से निकलता है ना, तो बहुत स्पीड से निकलता है तो झटका पक्का लगेगा, झटका तो लगता ही है ना, क्योंकि पीछे धकेल के वो स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो कार में सीट बेल्ट क्यों लगाती है, वो ये भी वही बात है। देखिए कि अगर अचानक हम लोग ब्रेक लगाएंगे कहीं, अगर इस सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे तो हम लोग एक्सीडेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग से सोच सोच के आप लोग 10-5 लाइन, जितना लाइन का आंसर लिखना होगा वो लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा दिमाग लगा के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर में है, आर्किमिडीज सिद्धांत बताइए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो 128 नंबर पेज खोलिएगा, वहाँ पे आर्किमिडीज का सिद्धांत मिल जाएगा। 132 नंबर, यहाँ पे 131 है, यहाँ पे यह दिख गया आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ से आप लिख लीजिएगा, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबोया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। तो है ना, इसे सिद्धांत लिखने के लिए कहा था, लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ना सिद्धांत की जो उपयोग है वो लिख दीजिएगा। नंबर 1 में क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। दूसरा कि यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्या, दुग्ध मापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसी कारण से लोहे एवं स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरता है ना। लेकिन एक छोटी सी पिन जल में डूब जाता है। आप लोग देखे होंगे, बड़ा सा नौका लोहा का वो डूब नहीं पाता है, लेकिन ये डूब जाता है। तो ये किस सिद्धांत से होता है, ये होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। तो ये आपको यहाँ से लिख लेना है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अब है आपका गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। ये 140 नंबर पेज निकालिएगा, वहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र मिलेगा 140। यहाँ पे कैसे भी होता है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन सही, गतिज ऊर्जा का है ना, गतिज ऊर्जा का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, है ना। ये गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे देख लीजिए, यदि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग u से गतिशील है, इस वस्तु पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता है, तो वो वस्तु s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। इसका वेग v और u से v हो जाता है ना। u होता प्रारंभिक वेग, v होता अंतिम वेग, तब त्वरण उत्पन्न होता है। इसमें से ये सूत्र आपको यहाँ पे देगा। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि F बराबर
कार्य का F इंटू एस है, F बराबर एम ये, तो इस तरह से दोनों को यहाँ मिला के किया जाता है। ये सूत्र देखो कैसे बनाया गया है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस सूत्र का हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग को मैं बता दूं कि मैंने आपको कहाँ तक कंप्लीट करा दिया, 33 नंबर तक कंप्लीट करवा दिया। इस तरह सेक्शन सी तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता दूंगा, इससे आगे प्रैक्टिस पेपर का जो भी प्रैक्टिस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100D का, जो है सेकंड वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे अगला जो भी करेंगे हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे। तो आप लोग तब तक जितना भी मैंने करवाया इनका प्रैक्टिस कीजिए। और ये देखिए सिर्फ हमारे भरोसे नहीं बैठना है, आपको और भी कई प्रैक्टिस पेपर करना है, क्योंकि वो इसी बुक से करना है, जो भी करना है इसी बुक से करना है। तो आप 2 प्रैक्टिस पेपर मैं करा रहा हूँ, बाकी 3 प्रैक्टिस पेपर आपको करना है खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने प्रैक्टिस पेपर है सभी प्रैक्टिस पेपर होने चाहिए। तो मैं अब कल जो कराऊंगा इसी का सेकंड भाग करवाऊंगा। ठीक है, जहाँ तक हो जाए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के लिए भी है, मैं वीडियो कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि कल वीडियो दे दूंगा। तो आप इतना तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और वीडियो से जो भी हेल्प मिली है प्लीज़ उसके लिए लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपका अगला वीडियो मिलता रहे। चैनल पे ले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।